होप 24 न्यूज। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद जहां देश भर में मीडिया की स्वतंत्रता को लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं, वहीं मुंबई के वरिष्ठ वकील भी अपनी बात लोगों के सामने रखने से पीछे नहीं हट रहे हैं। इस कड़ी में हम आपको रूबरू करवाते हैं मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष झा से। तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। सुभाष जी, आपने अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी और केस के बारे में अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाया, ऐसा क्यों? मैं इस देश का एक जागरूक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं ऐसे विषयों पे अगर नहीं कहूँ, नहीं बोलूँ तो कब बोलूँ। मैं तो ये आशा ही नहीं, उम्मीद कर रहा था कि पूरे देश का जो वकील समाज है वो एकजुट होकर, एक संगठित होकर इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाएगा। ये प्रश्न अर्नब गोस्वामी से ही सिर्फ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इस प्रश्न का इस पृष्ठभूमि में आप अगर देखें तो पहली बार 1947 की आज़ादी के बाद में अगर 1975 और 77 के 21 महीने के कालखंड को अगर आप छोड़ दें, जिस समय की इमरजेंसी लगा था इस देश में, आपातकाल, उस 21 महीने के आपातकाल को अगर छोड़ दिया जाए तो 1947 के बाद में शायद ये पहला इतना बड़ा हमला किसी प्रेस या मीडिया पे हुआ है। प्रेस और मीडिया हमारे देश का, इस डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और चौथे स्तंभ पे इतना बड़ा आघात इमरजेंसी के कालखंड को अगर छोड़ दिया जाए तो पहली बार हुआ है। और मैंने समझा कि ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, एक जागरूक इस देश का नागरिक होने के नाते, कि इस आवाज़ को मैं प्रमुखता से उठाऊं, और उस आवाज़ को उठाने के लिए मैं जो कुछ कर सकता था मैंने किया। सुभाष जी, आपने स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के पास भी इस बारे में शिकायत की है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी हाँ, मैंने ना सिर्फ स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बल्कि अपितु प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्ट्री और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, और जहाँ पे भी हमारी जो बार काउंसिल ऑफ पूरे देश में जो कार्यरत है, सबके पास में मैंने लिखा ताकि वकीलों की जो हमारी कम्युनिटी है, फ्रेटर्निटी है, उसको ये पता चले और वो इस बात को प्रमुखता से उठाएं। ये प्रश्न को सिर्फ अर्नब गोस्वामी या मुझ तक देखकर सीमित नहीं रहना चाहिए। ये प्रश्न को बड़े स्वरूप में देखना चाहिए कि इस प्रकार का अगर आघात इतने बड़े मीडिया हाउस पे अगर हुआ और अगर हम अपने सब चुप रहे तो आप ये समझ लीजिए कि छोटे मीडिया का क्या होगा, और जो कि संगठित नहीं हैं उन लोगों का क्या होगा। अगर अर्नब गोस्वामी के ऊपर कोई पुलिस हाथ डालती है, और वो भी ऐसे केस में हाथ डालती है जो कि केस मेरे ख्याल से, मेरे असेसमेंट में वो केस रजिस्टर नहीं होना चाहिए था, और रजिस्टर हुआ तो उसको खुलना नहीं चाहिए था, और खुला तो उसको अरेस्ट होने की तो बात ही नहीं, गिरफ्तारी तो होनी नहीं चाहिए थे बिल्कुल। इसलिए मैंने इस बात को प्रमुखता से उठाया ताकि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा घटित ना हों इस देश में, और जो लोग भी दोषी हों उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुभाष जी, ऐसे मामलों में भी हमारी न्यायपालिका हमारे पत्रकारों को न्याय देने में या तो इतना विलंब कर देती है या फिर असफल हो जाती है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं आपको ये हमारी जो समस्या है उसका समाधान, समस्या भी उत्पन्न हुई है हमारे सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले से, जो कि 1960 में दिया गया था। अब 60 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन शायद प्रमुखता से इस बात को सुप्रीम कोर्ट के पास में, सर्वोच्च न्यायालय के पास में ये विषय कभी दोबारा वापस नहीं आया। चूँकि 1960 का फैसला जो था वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का था जिसमें कि 5 जजेस होते हैं, उसका फैसला था, तो वो फैसला बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 141 इज़ बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। हर किसी न्यायालय पे वो लागू होता है, और जहाँ पर हाई कोर्ट में गया था विषय, तो हाई कोर्ट भी उससे बाध्य है उस फैसले को मानने के लिए। 1960 में आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं कि आरपी कपूर का एक केस सुप्रीम कोर्ट में गया था। आरपी कपूर के विरुद्ध भी एक एफआईआर हो गया था। वो एफआईआर होने के बाद में बहुत दिनों तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। आरपी कपूर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट से फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट में गए।
और सुप्रीम कोर्ट में वो विषय जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में रेफर किया गया। 5 जो न्यायाधीशों की एक खंडपीठ है उसने इसका फैसला दिया। जस्टिस गजेंद्र गडकर ने ये फैसला लिखा और आपको हैरानी होगी ये बात सुनकर कि आरपी कपूर को रिप्रेजेंट करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में कोई वकील नहीं था। आरपी कपूर ने अपना केस स्वयं सुप्रीम कोर्ट के पास में रखा। तो सबसे पहले क्या होता है कि न्यायालय जब भी कोई फैसला देती है तो उसको दोनों पक्षों के वकीलों को का असिस्टेंस होता है, उनकी मदद होती है। कानून के विभिन्न विषयों के ऊपर में दोनों प्रतिवादी और प्रतिवादी दोनों पक्ष अपना रखते हैं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पे पहुंचती है। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरा ऐसा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट से कम बड़ी भयंकर भूल हुई, चूक हुई कि उन्होंने किसी अमाइकस क्यूरी को भी अपॉइंट नहीं किया जो कि न्यायालय का मित्र होता है उस समय पे, और आरपी कपूर को अपना पक्ष रखने दिया। आरपी कपूर कोई वकील नहीं थे और इस तरह के गंभीर विषयों में जिसमें कि पहली बार सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना था कि हाई कोर्ट के पावर्स क्या हैं, इस तरह के क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इंटरफेरेंस का उनका क्या पावर्स है, वो एक पहला जजमेंट था, पहला फैसला था और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में था। आज का जो सेक्शन 482 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है वो उस समय का 1973 के पहले का 561A था। तो सुप्रीम कोर्ट 561 के स्कोप, एम्बिट और परपोर्ट को एग्जामिन कर रही थी। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण फैसला था। लेकिन अब देखिए, हर कोई, मैं इसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई त्रुटि नहीं मानता हूँ, उनकी गलती नहीं मानता हूँ। वो भी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी एक ह्यूमन है, वो हमारे तरह, आपके तरह इंसान है और गलती हमेशा इंसानों से होती है। तो उस समय पे उन्होंने अपने फैसले को लिखते समय ये कह दिया कि नॉर्मली, ऐसा कहा कि नॉर्मली अ क्रिमिनल केस इज टू बी टेस्टेड, ट्राइड बाय द ट्रायल कोर्ट और इट्स वेरासिटी, ट्रूथफुलनेस और अदरवाइज विल नॉट बी एग्जामिन्ड बाय द हाई कोर्ट। अब उनका ये कहना कि हाई कोर्ट जो है इस तरह के केसेस में, और उन्होंने कहा कि 3 कैटेगरीज के केसेस में ही हाई कोर्ट जो है इंटरफेयर कर सकती है। उसके बाद में करीब 32 वर्षों के बाद में 1992 में भजनलाल का केस, जो कि फॉर्मर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उनका विषय सुप्रीम कोर्ट के पास में गया और 2 जजेस की खंडपीठ ने कहा कि नहीं, इस 2-3 कैटेगरीज के केसेस में नहीं, 7 कैटेगरीज के केसेस में ये प्रोसीडिंग क्वाश हो सकती है। और उन्होंने, सबसे बड़ी भूल ये हुई उनसे कि कहते कहते ये कह दिया कि हाई कोर्ट क्वाश तो कर सकती है लेकिन इस 7 कैटेगरीज के केसेस में कर सकती है। और लेकिन उन्होंने एक राइडर डाल दिया और राइडर ये डाला कि द एक्सरसाइज ऑफ सच पावर्स बाय द हाई कोर्ट शुड बी विद सर्कमस्पेक्शन, केयर, कॉशन एंड इन रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस। जो कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की टर्मिनोलॉजी नॉर्मली जो यूज होती, उसका प्रयोग होता है वो डेथ पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट के केस में होता है कि किसी को अगर मृत्युदंड देना है तो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होता है। लेकिन उस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की टर्मिनोलॉजी को ये चूक हुई सुप्रीम कोर्ट से और उन्होंने भजनलाल के केस में कहा कि जो हाई कोर्ट है वो इस तरह के केसेस में जब अपने 482 के पावर को, जब तक अमेंडमेंट आ गया था और वो सेक्शन 561A 482 में बदल चुका था, तो हाई कोर्ट 482 के पावर में उसको सिर्फ रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में इस पावर को एक्सरसाइज करेगी। उस दिन का दिन है 1992 और आज हम 28 सालों के बाद में इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। 28 सालों में पता नहीं कितने सैकड़ों बार 482 के पावर्स को के केसेस सुप्रीम कोर्ट में आए, रोज आते हैं, सैकड़ों आते हैं और लाखों केसेस आए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, या सुप्रीम कोर्ट को कभी किसी ने बताया नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी समीक्षा नहीं की कि हमने गलती क्या कर दी है। अब देखिए इसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या हुए। इसके परिणाम और दुष्परिणाम ये हुए कि जो हमारी पुलिस है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं पता था कि हमारे जो पुलिस है वो जज बन जाएगी, वो ज्यूरी बन जाएगी और वो एग्जीक्यूशनर बन जाएगी। मतलब सारा का सारा काम जो है वो पुलिस ही करेगी। न्यायपालिका अपनी विवशता या 1960 के जजमेंट को या 1992 के जजमेंट को देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकती है। तो एक पुलिस का हवलदार
येन केन प्रकारेण या किसी कारणवश, अब उसमें कई, मैं जब कहता हूँ किसी कारणवश, तो उसमें भ्रष्टाचार भी उसमें सम्मिलित है। भ्रष्टाचार के आधार पे अगर वो कोई केस आपके खिलाफ कोई रजिस्टर कर देता है, तो आप ये समझ लीजिए कि इस प्रदेश का या किसी भी प्रदेश का सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय भी उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी। और ये बात हमारी पुलिस को पता चल गया है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे देश के अंदर में अनेक प्रदेशों में इस तरह के बोगस केसेस, झूठे केसेस, इस प्रकार के केसों में लोगों को फंसाया जाता है और इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है, खुलेआम होता है। और हमारी न्यायपालिका, जब तक कि हम 1960 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं करती है, एक दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास में भेजती नहीं है और उसकी समीक्षा नहीं होती है, और वो ये नहीं कहती है कि हाई कोर्ट जो है, अगर लगे कि कोई झूठा केस किसी पुलिस वाले ने बनाया है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी। आज क्या हो रहा है, आज अगर पुलिस चाहे या कोई भी कंप्लेन कर दे और वो झूठा साबित हो जाए 10 साल 20 साल के बाद में, 25 साल के बाद में, हमारी जो व्यवस्था है, आज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अंतर्गत आप उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते कि आपको वो 25 साल तक किसी एक झूठे केस में फंसा के रख सकता है। और आप जो है, अगर किशोरावस्था में थे तो आप वृद्धावस्था में पहुंच जाइए, लेकिन इस फैसले को अगर आप उसमें से बरी हो गए और अगर आप उसमें से कन्विक्ट हो गए, तो ये एक अलग विषय होगा कि आप अपील फाइल करिए। आप पहले अगर मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने फाइल की, अगर फैसला दिया है, तो आप सेशंस कोर्ट में जाइए, सेशंस कोर्ट के बाद में हाई कोर्ट में जाइए, और हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाइए। तो पूरी की पूरी उसकी ज़िंदगी जो है वो कोर्ट और कचहरियों में फंस के रह जाता है, और वो व्यक्ति किसी काम के लायक नहीं रहता है। तो मेरा ये मानना है कि जब तक ये आरपी कपूर और भजन लाल जैसे अनेक फैसले आए, जब तक इसकी समीक्षा नहीं होती है सर्वोच्च न्यायालय के एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से, तब तक इस समस्या का समाधान कम से कम मैं नहीं देख रहा हूँ। आपको मैं एक और बात बता दूं कि 1994 में एक वकील थे जोगिंदर कुमार, जो कि जस्ट उन्होंने शुरुआत की थी अपने वकालत के करियर की, और उनकी गिरफ्तारी हो गई एक झूठे केस में। उस केस में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस, जस्टिस वेंकट चलैया जी ने जो जजमेंट लिखा है, उसमें ये कहा कि, और उन्होंने हवाला दिया है 3rd नेशनल पुलिस कमीशन के रिपोर्ट का, और आपको हैरानी होगी ये कहते हुए, ये सुन के, कि उस कमीशन में ये कहा गया है कि 60%, मतलब 60% हमारे देश में जो गिरफ्तारियां होती हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये कहा कि ये प्रमुखता का कारण है पुलिस फोर्स में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, और जो पुलिस हमारी भ्रष्टाचार में लिप्त है पूरी तरह से, उसका कारण ही उन्होंने कहा कि ये इस तरह के झूठे केसेस में या इस तरह के केसेस में जो अरेस्ट होती है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, उस केस में अरेस्ट होना, ये एक चीफ सोर्स ऑफ करप्शन है इन द पुलिस। ऐसा उन्होंने अपने 3rd पुलिस रिपोर्ट में कहा। 3rd के बाद में आपको और बता दूं मैं, अब तक उसके बाद में 5 और रिपोर्ट आ गए नेशनल पुलिस कमीशन की रिपोर्ट में, और उन्होंने अलग अलग प्रकार के रिकमेंडेशंस दिए हैं। और रिकमेंडेशंस में इतना तक कहा है कि ये जो पुलिस को प्रोटेक्शन है सेक्शन 197 के अंदर में, या अगर महाराष्ट्र के पुलिस है तो महाराष्ट्र पुलिस एक्ट में है, जो कि पहले बॉम्बे पुलिस एक्ट हुआ करता था, कि आप किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई आप नहीं कर सकते। उनको प्रोटेक्शन है कि उन्होंने अगर ये काम जो है अपने यूनिफॉर्म में किया हुआ है, तो जब तक कि उनको सैंक्शन नहीं मिल जाता है किसी कंप्लेनेंट को, तो वो किसी शिकायतकर्ता को, तो वो उसके खिलाफ, पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। नेशनल पुलिस कमीशन में ने अपने रिकमेंडेशंस में ये भी कहा है कि आप इनके खिलाफ ये जो प्रोटेक्शन है इनको तुरंत विड्रॉ किया जाए, और इनके खिलाफ भी अगर कोई नागरिक चाहे तो उनके खिलाफ मामला बन सकता है। देखिए, हमने अपने इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को अकाउंटेबल नहीं बनाया, हमने उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की है। देखिए, आज इतनी बड़ी घटना हुई अर्नब गोस्वामी को लेकर।
अब अर्नब गोस्वामी को लेकर अगर आपने समाचार पत्रों में तो कम से कम ये छपा कि एक 40 लोगों की टीम बनी थी और वो आईजी रैंक के किसी ऑफिसर के अंडर में, कोंकण रेंज के किसी आईजी रैंक के ऑफिसर के अंडर में 40 लोगों की टीम बनी थी ये करने के लिए कि अर्नब गोस्वामी को की गिरफ्तारी कैसे हो। और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से लोग, पुलिस वाले AK-47 लेके पहुंच गए थे। तो आज़ादी के पहले हुआ था या तो 21 साल के कालखंड में जब इस देश में आपातकाल लगा था तब हुआ था, उसके बाद में आज ये पहली बार हो रहा है। तो ये हमारी न्यायपालिका को ये चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ही अपने फैसले को, जिसमें ये कहा गया है कि 60% जो अरेस्ट है इस देश में वो बिल्कुल गलत है और इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्या सुप्रीम कोर्ट को इस बात की समीक्षा नहीं करनी चाहिए? क्या जो कुछ इस देश में चल रहा है, जो पुलिस कानून और व्यवस्था के नाम पे जो रक्षक ही भक्षक बन गए हैं, क्या हमारी न्यायपालिका में जो बैठे हुए लोग हैं क्या उनको ये बातों का पता नहीं चलता है? लेकिन उनको पता चलता होगा निश्चित, लेकिन शायद इस बात की गंभीरता से किसी ने कभी समझने की, सोचने की आवश्यकता नहीं समझी, या हमारे न्यायपालिका में जो लोग हैं, न्यायाधीश हैं, उनको ये बात प्रमुखता से किसी ने बताई नहीं कि समस्या कहाँ है। समस्या 1960 है, आरपी कपूर है, समस्या भजन लाल का केस है। जब तक इन सारे ऐसे केसेस को, और ये कहना कि आप रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही आप 482 का प्रयोग करेंगे, ये बात सरासर गलत है। मैं आपको बताऊं 482 होता क्या है। 482 जो है पावर ऑफ द हाई कोर्ट है, जिस पावर के अंतर्गत हाई कोर्ट जो है किसी भी, इट इज मेंट फॉर प्रिवेंटिंग मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ कोर्ट और प्रोसेस ऑफ लॉ। बड़ा सिंपल है। तो अगर आपके खिलाफ किसी व्यक्ति के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर हो जाता है तो वो क्या कर सकता है? वो हाई कोर्ट में जाएगा, 482 के अंदर में जाएगा या आर्टिकल 226 में जाएगा। लेकिन उसको इसी 1960 के आरपी कपूर का और भजन लाल का केस का हवाला दिया जाता है और ये कहा जाता है कि जैसे कि उनको अब लोगों को भी लगने लगा है, और पुलिस वालों को तो निश्चित पता चल गया है कि हमने जो कह दिया, पुलिस वाले बड़ी प्रमुखता से कहते हैं, मैं आपको अपने 35 वर्षों के अनुभव के आधार पर कहता हूँ, वो कहते हैं कि जाइए आपको जहाँ जाना है, कुछ नहीं होने वाला है। हमने एक बार FIR लिख दिया तो वो लिख दिया। उनको लगता है कि ये भगवत गीता का कोई अध्याय है जिसको कि बदला नहीं जा सकता, जिसके साथ में जिसका कोई इंटरप्रिटेशन नहीं किया जा सकता है, और वो एक बार FIR उसके खिलाफ, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो गया तो वो अगले 10-20 वर्षों तक उसी केस से जूझता रहेगा। ये हमारे सब पुलिस वालों को पता चल गया। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये, मैं सिर्फ महाराष्ट्र की और बात नहीं कर रहा हूँ या मुंबई पुलिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा अनुभव है। मुझे अपने देश के कई हाई कोर्ट में जाकर वहाँ पे काम करने का मौका मिला। इतने 35 वर्षों के अपने कार्यकाल में मुझे सुप्रीम कोर्ट में कई बार जाने का मौका मिला, मैं अक्सर जाता हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जब तक हम इस तरह के अपने माइंडसेट को या अपने परसेप्शन को, अगर सुप्रीम कोर्ट करती है तो अपने परसेप्शन को, उनको लगता है कि जो FIR हो रहा है वो सब कुछ ठीक हो रहा है और हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, इस माइंडसेट को बदलना पड़ेगा हमको। लोगों को न्याय देना ये, और लोगों के जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, ये सर्वोच्च न्यायालय का काम है, उच्च न्यायालय का काम है, या और भी दूसरे अदालतों का काम है। और इस बात को जब तक कोर्ट नहीं समझेगी कि इस देश में भ्रष्टाचार जो है एक प्रमुखता से एक कारण बनता है, कि अनेकों प्रकार के FIRs होते हैं और रोज होते हैं। अब देखिए इसका दूसरा भी पहलू है। मैं आपको एक दूसरा पहलू बताता हूं जिसके ऊपर कि आज तक कभी चर्चा नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि इस प्रकार के जो FIR होते हैं और कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है उसमें, इसके कारण तो मैंने बताया कि आपको 1960 का जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है, जब तक उसको बदला नहीं जाएगा या उसको जब तक निरस्त नहीं किया जाएगा, या जो कि मैंने कहा कि इस प्रकार के का ये कहना कि हाई कोर्ट विल एक्सरसाइज इट्स पावर ओनली विद सर्कमस्पेक्शन, ओनली विद केयर, कॉशन। व्हाई? मैं पूछता हूं क्यों? ऐसा क्यों? क्या किसी भी न्यायालय के किसी भी अधिकार को केयर, कॉशन और सर्कमस्पेक्शन, ये तो हर चीज में होता है।
अब ये कहना कि आपको रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा, ये बहुत बड़ी चूक है, ये बहुत बड़ी भूल है। मैं समझता हूं कि अगर मुझे बताइए कि 482 पावर्स है टू प्रिवेंटिंग मिसयूज एंड अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, और इसका अगर मिसयूज और अब्यूज जो है वो 500 केसेस में होता है तो 500 केसेस में 482 के पावर्स को उसका प्रयोग करना पड़ेगा। अगर 5000 होता है तो 5000 बार करना पड़ेगा। अगर 5 करोड़ बार होता है तो 5 करोड़ बार करना पड़ेगा। ये कहना कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में होगा, मुझे लगता है कि इस मानसिकता को हमको इसको बदलना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के माध्यम से मुझे जो ये अवसर मिला है अपनी बात को रखने का, इस बात को मेरे जो वकील मित्र हैं, जो कि अक्सर, मैं तो उतना बहुत ज़्यादा हर हफ्ते नहीं रहता हूं सुप्रीम कोर्ट में, जो लोग रहते हैं वो इस बात को सुप्रीम कोर्ट के पास में लेके जाएं। या तो मैं खुद स्वयं सोच रहा हूं कि एक PIL फाइल हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और इस बात को, या 32 में हो सकता है पिटिशन। मैं अपने ये कह सकता हूं कि भाई आप इस प्रकार के फैसले को देके आप देखिए कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको एक ऐसा पहलू बताता हूं जिसके कि ऊपर कभी आज तक कभी किसी ने चर्चा नहीं की, और वो पहलू क्या है? वो पहलू ये है कि हमारे देश की छवि विदेशों में कितनी बिगड़ती है इस प्रकार के FIR से। आपको क्या लगता है कि अर्नब गोस्वामी का केस या कोई भी FIR इस देश में होता है तो उसका असर जो है विदेशों में नहीं पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। हमारे देश के अंदर में नेशनल क्राइम डेटा रिकॉर्ड्स होते हैं, यह हर एक देशों में होता है, और उस नेशनल क्राइम डेटा रिकॉर्ड्स में अगर आप एक अर्नब गोस्वामी के केस को देख लीजिए, आप TRP का केस बनना एक केस था, उसके पहले करीब 100 केसेस में कि अर्नब ने जो भी प्रोग्राम किया उसके खिलाफ 100 केसेस में पूरे स्टेट्स में, पूरे देश के अंदर में इस प्रकार के FIRs हो गए। उसके बाद में ये 306 का केस बना, जो अलीबाग वाला केस था, जो कि बंद हो गया था, उसको रीओपन किया गया। रीओपन करने के बाद में आपने क्या किया? आप एक 40-50 लोगों के पुलिस दस्ते के साथ में AK-47 लेके आप वहां पे पहुंच गए, और उसके बाद में आपने 2 केस और नए जड़ दिए, ये कह के कि आपकी पुलिस वाले को के काम में हस्तक्षेप किया गया। That was a use of criminal force in preventing the public servants from performing their duties। आपने 2 केस और कर दिया तो 2 केस और बढ़ गया, तो 100 पहले था, एक ये बन गया, 102 101 हो गया, और 2 और बन गए, 103 केस तो यहीं पे हो गए। मैं बताऊं, कोई भी एक FIR अगर रजिस्टर होता है तो वो नेशनल क्राइम डेटा रिकॉर्ड में उसकी गिनती होती है, और वो फिर पब्लिक डोमेन में होता है। और अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में या न्यूजीलैंड में या कनाडा में बैठा हुआ आदमी वहां से देख सकता है कि इस देश में क्या हो रहा है। मैं आपको छोटी सी आपको घटना बताता हूं। मैं किसी एक विदेश में था, मैं अपने किसी मित्र से मिला जो कि बैंकर हैं। उन्होंने कहा कि उनकी एक मित्र जो कि यूरोपियन है, और वो उस देश में वो हिंदुस्तान को देखना चाहती है और हिंदुस्तान के कई प्रदेशों में घूमना चाहती है वो, लेकिन वो अकेली थी, वो कैसे जाए? तो मैंने कहा क्या तकलीफ है जाने में? अगर उसको जाना है जहाँ पे भी, आज तो इंटरनेट पे सारे डेटा अवेलेबल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जहाँ जाना चाहे वो चले जाए। उसने, आपको मैं बताऊं कि मुझे झकझोर के रख दिया। उसने ये कहा मुझे कि वो डरती है इस देश में जाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसको लगता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो पब्लिक मीडिया में या नेशनल क्राइम डेटा रिकॉर्ड्स है, वो ये बताता है कि रेप्स के, बलात्कार की बहुत सारी घटनाएं इस देश में हो रही हैं। तो क्या कोई महिला इस देश में सुरक्षित है क्या नहीं, ये सोच के वो हिंदुस्तान नहीं आना चाहती। आप मुझे बताइए, एक भारतीय होने के नाते मुझे तो लगा किसी ने मेरे मुंह पे तमाचा जड़ दिया हो। क्या ये बात सच है? क्या ये बात सच नहीं है कि इस देश में बलात्कार के नाम पे झूठे केस में लोगों को फंसाया जाता है? आपने क्या कर दिया इस देश को? बलात्कार की इस तरह की परिभाषा को बनाया है आपने। एक दिल्ली का जो केस हुआ था, निर्भया केस के बाद में, मुझे लगता है कि किसी इस्लामिक देश में भी इस तरह की परिभाषा नहीं होगी बलात्कार की। तो इन सब दकियानूसी कानूनों को बदलना पड़ेगा हमको, और अगर इस देश में अब कानून ये लाना पड़ेगा कि कोई भी एक झूठा FIR होता है और पुलिस
उस केस को रजिस्टर करती है, इन्वेस्टिगेट करती है और चार्जशीट फाइल करती है, या उसमें किसी को फंसाने का प्रयत्न होता है, तो उस पुलिस वाले के खिलाफ कठोरता से, बिल्कुल कठोरता से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जब तक आप ये मैसेज वेरी लाउड एंड क्लियर नहीं भेजते हैं, तो मैं समझता हूँ समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और तो और उनको ये कह दीजिए, सब राज्यों को चाहिए कि वो 311 आर्टिकल 311 का जो पावर्स हैं, सीधा ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ कोई रियायत मत बरतिए, आप उनको डिसमिस करिए। हमारे देश की छवि को धूमिल करके रख दिया, बर्बाद और तबाह करके रख दिया है। क्यों हमारे, आप ये बताइए इसका परिणाम क्या होगा। आपको बताऊं, आपको हैरानी होगी कि अगर हम, हिंदुस्तान जो है बहुत प्रमुखता से ये प्रयास कर रहा है कि उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट मिले। आपको परमानेंट सीट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मिलने के लिए ये सारे पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स से आपको गुजरना पड़ेगा। आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके देश में ये झूठे केस नहीं होते हैं और ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं होता है। आपकी बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये बताना पड़ेगा, सिर्फ ये किताबों में नहीं लिखा जाना चाहिए, ये निश्चित रूप से होना चाहिए। एक अर्नब गोस्वामी के केस ने, आपको बताऊं कि इसका कितना इंपैक्ट होगा। और यही बात मैंने कहा है सबको। मैंने अटॉर्नी जनरल को लेटर लिखा, मैंने सॉलिसिटर जनरल को लिखा, मैंने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को पत्र लिखा, और मैंने कहा कि आप पिटीशन फाइल करिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, और आप उनसे कहिए कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे हमारे देश पे। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है दैट विल बी इम्पैक्टेड। आपको लगता है कि ये जो इस तरह की घटनाओं का प्रभाव और क्या होगा, उसका परिणाम ये होगा कि जो लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसको ये लगने लगेगा इस देश में कोई न्याय व्यवस्था, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, और ये देश जो है ये बनाना रिपब्लिक है। हमको इस प्रकार की छवि को, हिंदुस्तान को बचाना पड़ेगा, और ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जब तक हम ये नहीं करते, तब तक आप ये समझ लीजिए कि ना आपको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में सीट मिलेगा, ना आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करवा पाएंगे, ना आप जो प्राइम मिनिस्टर का सपना है इस देश को 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनाने का, ये सपना जो है ये अधूरा रह जाएगा। इन सब चीज़ों के ऊपर कठोरता से कोई एक सेंट्रल एक्ट आना चाहिए, कानून बनना चाहिए। और जितने भी टॉप, आप शुरुआत करिए, जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सिर्फ पुलिस नहीं। आपने देख लिया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस तो सीबीआई को ट्रांसफर किया गया था, क्या हुआ? आज तक कोई भी एक आरोपी नहीं पकड़ा गया। सरासर दिन दहाड़े हत्या हो जाती है। आपने देखा होगा, तो अभी 13 तारीख की बात है, एक कोबरा कमांडो मृत पाया गया रेलवे ट्रैक के ऊपर में। कोबरा कमांडो वो मृत पाया जाता है और उसको दफना दिया जाता है। मध्य प्रदेश की पुलिस ने उसको दफना दिया, लावारिश समझकर कि उसका कोई वारिश नहीं है। बाद में जब उसकी फैमिली ने उसको केस को रीओपन करवाया, उस बॉडी को निकलवाया, एक्सह्यूम, उसकी बॉडी को जो दफनाया गया था वहां से निकाला, तो पता चला कि उसकी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुई थी। हमारे देश के सैनिक, वो भी एलाइट कमांडो, कोबरा कमांडो, इतनी कठिन परिश्रम के बाद में एक कोबरा कमांडो बनता है, उसकी हत्या हो जाती है या उसको मार दिया जाता है, या हो सकता है कि यह दुर्घटना भी हो। इस प्रकार आप करेंगे इन्वेस्टिगेशन, दिन दहाड़े हत्या हो जाएगी और आप कहेंगे कि सुसाइड था, यह तो आत्महत्या का केस है, और उसको बंद कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान को इन सब परिस्थितियों से बचना पड़ेगा, और सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को चाहिए, तुरंत इसके ऊपर कानून लाया जाए, और तो और अध्यादेश लाया जा सकता है इसके ऊपर। तभी आप इन सब समस्याओं का निराकरण करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि आरपी कपूर के फैसले को आप उसकी समीक्षा कीजिए फिर से, और आप ये मत कहिए, अगर आपको लगे कि हाई कोर्ट जो है कोई गलती कर रही है, तो आप उसको, आपके पास में वो विषय आएगा आर्टिकल 136 में, जब आपके पास में अपील आएगा, स्पेशल लीव पिटीशन फाइल होगा, तब आप उसको निरस्त कीजिए। और तो और आपको लगता है कि हाई कोर्ट अगर कोई न्यायाधीश हाई कोर्ट का गलत प्रकार का फैसला देता है, तो आप उन जजेस को भी अकाउंटेबल बनाइए भाई। क्यों नहीं वो अकाउंटेबल बनेंगे?
तो मुझे लगता है कि हर किसी को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। जब तक आप ये नहीं करते, हमारे देश की जो छवि विदेशों में है, मुझे लगता है कि हमारे बहुत कुछ आवश्यकता है इन सारे विषयों के ऊपर गंभीरता से केंद्र सरकार को संपूर्ण विषयों पे समीक्षा करने की। देश की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं इस देश की जनता को इतना ही कहूँगा, आचार्य चाणक्य ने कहा था, और मैं उसी बात पे वापस आना चाहता हूँ। पता नहीं उन्हें 750 वर्ष पहले कुछ कहा होगा, जो कि आज भी वो किसी भी समय पे वो तर्कसंगत हो सकता है। और वो ये कहा था उन्होंने कि इस राष्ट्र को उतनी हानि, जितनी हानि दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी हानि सज्जनों की सज्जनता से हुई है। तो आप सज्जन रहिए, लेकिन आप समय समय पर अपनी आवाज़ को उठाइए, सरकारों को बताइए कि इस देश में बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। पुलिस प्रताड़ना के खिलाफ आवाज़ उठाइए और केंद्र सरकार को कहिए, अगर इस सरकार से उम्मीद नहीं करेंगे तो आप मुझे बताइए कि किस सरकार से उम्मीद की जाए। अगर पहली सरकार है जिसने कि कहा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि 5 ट्रिलियन इकॉनमी का सपना, बहुत कुछ बदलाव आया। मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि मैं केन्या में था कुछ साल भर, 1.5 साल पहले, और केन्या में गया था। वहां पे एक स्वीपर जो कि वो झाड़ू लगा रहा था, वो झाड़ू लगाने वाले ने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से आए हैं। तो मैंने उसको कहा कि मैं भारत से आया हूँ। तो उन्होंने क्या, उस स्वीपर ने क्या कहा बताऊँ आपको मैं। उसने कहा, सफाई कर्मचारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी। तो मैं हैरान हो गया कि एक सफाई कर्मचारी केन्या के दूर जंगलों में, मसाई मारा के जंगलों में, ये कैसे मुझे नरेंद्र मोदी को कैसे जानता है। तो मैंने उसको पूछा कि आप कैसे नरेंद्र मोदी के बारे में जानते हैं। वो बोला कि मैं बहुत पढ़ता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आपकी भारत देश की इकॉनमी जो है वो चाइना की इकॉनमी से भी आगे निकल जाए। ये केन्या के एक दूर दराज के इलाके में रहने वाले एक सफाई कर्मचारी की आवाज थी। इस भारत को किस प्रकार से लोग देखना चाहते हैं या देखते हैं, हमारी छवि को अब बदलना पड़ेगा, इसको सुधार लाना पड़ेगा। और जो ये लोग, जो भ्रष्ट लोग हैं, इनका सफाया करना पड़ेगा और कठोरता से सफाया करना पड़ेगा। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जनता समय समय पे अपना आवाज़ उठाए। आप जैसे चैनल्स, हम जैसे छोटे मोटे लोगों को इसमें मौका दें, और भी लोग जो इस पे कहना चाहते हैं, विषयों पे कहना चाहते हैं, इस आवाज़ को हर एक चैनल प्रमुखता से उठाए, सरकार तक अपनी बात को पहुंचाए। और मैं तो चाहता हूं कि मेरे फ्रेटर्निटी के लोग, उनसे ज़्यादा कौन समझ सकता है, मेरे फ्रेटर्निटी के लोग जो कि आज तक अपने जिम्मेदारियों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर पाए, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझें, आगे आएं और एक बहुत बड़े बदलाव के लिए संघर्ष करें। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होप 24 न्यूज से बात करने के लिए। तो देखा आपने किस तरह से हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल हो रही है। तो अब देखना यह है कि केंद्र सरकार इस बारे में क्या ठोस कदम उठाती है। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही मुद्दों को लेकर होप 24 न्यूज पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।